हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो आज हम वापस से अपनी वही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एमएससी एंट्रेंस के हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं जो कि हम मैथ वाइज करते जा रहे हैं ना। तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और जैसे रियल एनालिसिस, इन वाले मैथ्स के हमने प्रीवियस ईयर कर लिए थे। आई नो कि बीच में काफ़ी गैप हो गया है, वो बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने भी बोला था कि स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो, तो उस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो अभी क्योंकि आज सैटरडे और कल संडे है तो मैं ट्राई करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अभी काफ़ी नियर है। तो आज हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस, पहले से स्टार्ट करते हैं। तो इसके भी वही है कि पहले पांच, देखो 5 मार्क्स का है तो 5 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो आपको स्क्रीन पर सिलेबस शो हो रहा है, यही सिलेबस है। तो वैसे तो वेक्टर कैलकुलस का ज़्यादा सिलेबस नहीं है और आपको ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आपने आज वाली पूरी वीडियो देख ली तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये लगा लो कि अगर आप नोट्स भी लिखोगे या फिर अगर मैं ग्रुप में लिख के दूंगी आपको, तो आपको पता लगेगा कि 2 पेज से ज़्यादा के नोट्स भी नहीं बनेंगे इसके, है ना। तो वो जो A4 पेज है वो आपके 2 पेज में ही आपका पूरा वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत कम सिलेबस करने से पूरे 5 मार्क्स अटेंड कर सकते हो आप। ठीक है। तो आज हम वेक्टर कैलकुलस करने वाले हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि कौन से मैथ करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और ये सिलेबस की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में है, तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप, वो तो वहां जाओ और वहां से सिलेबस की पूरी PDF ले लो। ओके। तो ये देखो, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है किसके, वेक्टर कैलकुलस के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज 3 वेक्टर्स। तो ये हमारे ना, देखो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें ना हमने वेक्टर्स की प्रोडक्ट देखी थी। एक तो होती है स्केलर प्रोडक्ट, एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट, और फिर वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमने 3 वेक्टर्स की या 4 वेक्टर्स की प्रोडक्ट करनी सीखी है फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ से ही वही क्वेश्चन है। दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, या फिर एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि आपको कुछ वेक्टर्स दिया है और वो बोला है कि उसने कोप्लेनर है, तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। तो यूजली 3 या 4 टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, वहां से ही क्वेश्चन आएगा, उससे अलग नहीं आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन यही है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो अगर मेरा पहला वेक्टर ये है, सो फर्स्ट वेक्टर इज आई, थोड़ा और रुको। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के कैप, एंड सेकेंड इज आई माइनस जे प्लस के कैप, एंड थर्ड इज आई प्लस 2j माइनस के कैप। ठीक है। तो ये 3 वेक्टर्स है हमारे पास, तो इसको मैं ए वेक्टर मान लेती हूँ, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर। तो जब भी आपसे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछा जाए तो हमेशा क्या होती है, उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। नहीं सॉरी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दो, वही आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ऐसे। और अगर आपसे पूछता वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तो 1/6 करना होता है इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो वो आ जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। और अगर ये कहे कि ये वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हैं तो कुछ स्केलर वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ, तो उस केस में आपकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो आपकी 0 होती है। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ओके। तो ये 3 4 चीजें याद रखो बस फर्स्ट चैप्टर में, इससे ज्यादा नहीं है। तो जैसे कि अभी हमसे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो इसका मतलब हम इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। और अगर आपको याद हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का एक इजी वे क्या है कि आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो और उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो लाइन वाइज। तो मैं पहले क्या करूंगी, यहाँ पर जैसे आई जे के है तो आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का भी कोफिशिएंट 1 है और के का भी कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह से यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1 और के का 1, 1 2 -1। तो ये फाइंड आउट करना बस आपको, ज्यादा लंबा काम नहीं दिया उसने। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 और यहाँ पे -2, फिर -1। अब ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ दो तो यहाँ पर आएगा -1 और ये आ जाएगा -1, देन +1। अब इसकी इससे 2
और इसकी इससे करेंगे तो +1। सो दैट इज यहाँ पर आया मेरा माइनस का 1 और यहाँ पर ये माइनस और ये भी माइनस के 2। सो माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 हो जाएगा एंड देन +3। सो -1 +2 +3 तो ये हमारा आया 4। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा पैरेलल पाइप क्या है 4। आप कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है मैं एक दो मिस्टेक कर दूं बट आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अगर ये पूछता कि टेट्राहेड्रन का निकालो तो हमको इससे 6 से और डिवाइड करना था, तो वो हमारा तब आंसर आ जाता है। ओके, तो इसका आंसर हमारा आया है 4, तो दैट इज दिस वन। नेक्स्ट यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब देखो जो जिनमें डेरिवेटिव पूछा जाएगा वेक्टर्स का, वैसे तो हमारे अगले वाले सारे चैप्टर्स में डेरिवेटिव तो है ही, क्योंकि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल इन सब में डिफरेंशिएशन यूज होता है बेसिकली। बट जो डिफरेंशिएशन बेसिकली स्टार्ट हुआ है वो हमारे सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर अभी ये सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है, दैट इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑफ एनी कर्व। तो अब जब भी आपसे हमेशा कभी भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछा जाए, सॉरी क्या हो गया, यस अरे ओके, तो जब भी आप लोगों से यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछा जाए तो आपको हमेशा ही क्या करना है, ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनसे हम क्या करेंगे, अपना वेक्टर बनाएंगे और बस आपको उसका डेरिवेटिव करना है। और क्योंकि उसने फिर यूनिट भी पूछा है तो हम क्या करेंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो हम यही करने वाले हैं। देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू कोस टी साइन टी और यहाँ पे टी, तो कोस टी आई कैप साइन टी के जे कैप और यहाँ पर टी इंटू के कैप, ये बना। और अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तब जाके टेंजेंट वेक्टर आएगा। तो डी आर बाई डी टी ये हमारा टेंजेंट वेक्टर आने वाला है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो माइनस साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप और इसका हम करेंगे तो प्लस के कैप हो गया। बट क्योंकि उसने यूनिट वेक्टर बोला तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डी आर बाई डी टी के मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस को स्क्वायर टी एंड प्लस 1 का स्क्वायर, तो +1, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा को स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। सो ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो मेरी स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर इस पूरे को इरेज करूं, सो दैट इज वेट, यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कौन सा मैच हो रहा है, माइनस का साइन है प्लस का कोस है, तो देखो माइनस साइन प्लस कोस और प्लस के, तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट में उसने बोला है एफ आपको दिया है और उसने बोला है कर्ल ऑफ एफ निकालो। तो एक तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो 2 बार कर्ल निकाल दो, है ना, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, एक मिनट, तो कर्ल ऑफ कर्ल का फॉर्मूला है ऐसे, कर्ल और फिर कर्ल, है ना, ये बोला है। सो दैट विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड देन माइनस ग्रेडियंट स्क्वायर, या फिर इसको लैप्लास भी बोलते हैं हम, ऑफ एफ वेक्टर। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर आप दोबारा से भी 2 बार कर्ल करके भी निकाल सकते हो। तो चलो ये करते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, पहली बात तो देखो कर्ल ऑफ एफ बोला और एफ की वैल्यू क्या है ये, तो मुझे एफ गिवन है जेड आई कैप एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, ये गिवन है। चलो, तो हम इसको ये निकालना है ना, तो हमें क्या चाहिए, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, इसको भी अगर स्मॉल एफ मान लो तो स्मॉल एफ मान लेना। सो दैट इज इक्वल टू आई इंटू कर्ल बाई कर्ल एक्स जे कर्ल बाई कर्ल वाई के कर्ल बाय कर्ल जेड, है ना, और इसके साथ डॉट होगी इसकी, तो जेड आई कैप एक्स जे कैप और वाई के कैप।
और क्योंकि जब हम डॉट करते हैं तो आई आई के साथ आता है, जे जे के साथ आता है, के साथ आता है, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल एक्स जेड प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई एक्स और कर्ल वाई बाय कर्ल जेड। अब देखो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, है ना, तो दैट होल टर्म इज इक्वल टू जीरो। अब इसके साथ किसी की भी प्रोडक्ट कर लो वो जीरो ही आएगा बेसिकली। तो मेरा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये तो मेरी पूरी जीरो हो गई क्योंकि मेरा ये वाला टर्म ही जीरो आ गया। अब बात आती है इसकी, जब डेल स्क्वायर एफ करोगे आप, तो डेल स्क्वायर क्या आता है मेरा, ये कर्ल बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर। और इसके साथ में एफ वेक्टर लिखना है आपको, तो यहाँ पर आएगा जेड आई कैप, यहाँ पर आएगा एक्स जे कैप और यहाँ पर आ जाएगा वाई के कैप, ये वैल्यू बनेगी मेरी। एंड नाउ दैट वैल्यू इज इक्वल टू, देखो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम्स, वो भी जीरो, विद रिस्पेक्ट टू y x का डेरिवेटिव वो भी जीरो और इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो भी जीरो। तो यहाँ से तो मेरा जीरो वेक्टर आ रहा है, ये आया मेरा जीरो वेक्टर। और अगर आप चाहो, सपोज आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ कर्ल निकालेंगे। तो पहले एक कर्ल निकाल के देखो, फिर दूसरा कर्ल निकालना पड़ेगा, तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हो आप लोग। तो फर्स्ट कर्ल क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर एक, हाँ ये हम बाउंड्री बना देते हैं और देखो हमारा जो एफ वेक्टर है वो है जेड आई कैप एक्स जे कैप वाई के कैप, ये है। तो हमें क्या करना है, पहले कर्ल निकालेंगे एक बार, सो दैट विल बी इक्वल टू आई जे के एंड देन कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई एंड कर्ल बाय कर्ल जेड। और यहाँ पर आएगा जेड, यहाँ पर आएगा एक्स और यहाँ पर आएगा वाई, है ना, जीरो आना चाहिए, उससे पता लगेगा कि आंसर ठीक आया गलत आया, अभी वेरीफाई करने के लिए। सो इज इक्वल टू आई, अब इसकी इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा वन, इसकी इसके साथ करो तो जीरो, है ना, फिर माइनस का जे, देन ये छोड़ा, इसकी इसके साथ करोगे तो जीरो और इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस का वन, देन प्लस के, अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो ये वन आएगा और ये जीरो आएगा, तो ये वन माइनस जीरो, तो मेरा यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप आया, ये आया मेरा। अब हम वापिस से इसका कर्ल करेंगे, इज इक्वल टू देन आई जे के कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड। अब ये तो मेरा वन 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 ही है, देखो। अब आप इसका डेरिवेटिव करके ही देख लो, जैसे आई है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो, सबका जीरो आएगा, तो यहाँ पर जीरो माइनस जे ये जीरो प्लस के ये जीरो, है ना, तो मेरा वापस से जीरो वेक्टर आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को फॉर्मूले आते हैं वही क्वेश्चंस कर पाएंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप बेसिक तरीके से जाओ। और मुझे नहीं लगता हमारा ज्यादा टाइम लगा इधर भी, जितना टाइम इधर लगा उतना ही उस साइड लगा है ना, तो हमारा जीरो वेक्टर आया। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मूले याद करने में एक ये दिक्कत भी हो सकती है, गलती से अगर गलत फॉर्मूला याद हो गया, सपोज करो यहाँ पर वैसे तो माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, अब किसी ने गलती से प्लस लिख दिया, प्लस कर दिया, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। जिसने बेसिक तरीके से किया उसकी तो कोई गलती नहीं होगी क्योंकि उसने तो कर्ल ऑफ कर्ल ही किया है ना, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि जब फॉर्मूला भी याद करो तो एकदम सही होना चाहिए वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ये फोर्थ चैप्टर है अपना, है ना, जिसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे ही फोकस है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको याद है तो फोर्थ चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने देखा हो ना तो वैसे तो वहाँ के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे जैसे एमएससी एंट्रेंस में तो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स याद होने चाहिए। और ये जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे वेक्टर्स आते हैं जो कि डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं, ये याद होनी चाहिए बस। तो फोर्थ चैप्टर में से मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा, और अगर आएगा भी तो आप उसको स्किप करो क्योंकि उसको लेके फिर आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। क्योंकि अगर वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतनी देर में आप वो क्वेश्चन करोगे, इतनी देर में तो आप तीन चार क्वेश्चन इजी वाले कर सकते हो, तो मेरी मानो तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आप स्किप करने की कोशिश करना,
क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वेक्टर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो ये वाला, तो मैं एक बार लिखवा देती हूँ कि आपको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल इनके कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, और या फिर कौन से फॉर्मूले हैं, है ना। तो हम पहले लिखते हैं सिलेंड्रिकल का, लिखते हैं पहले तो सिलेंड्रिकल ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको, मुझे नहीं लगता और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। 4th चैप्टर के लिए तो ये बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है। तो पहले सिलेंड्रिकल में देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स होता है हमारा रो कोस फाई, और ये होता है रो साइन फाई, और जेड तो जेड के ही इक्वल होता है ना। और इसके जो विद रिस्पेक्ट हमारे यूनिट डायरेक्शन वेक्टर्स आते हैं, वो आता है ई रो, ई फाई और ई जेड, ये आते हैं। तो इनके ऊपर कैप लगा दो क्योंकि ये यूनिट डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं। और ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और ये होता है, इसका डेरिवेटिव कर दो बेसिकली, माइनस का साइन फाई आई कैप, और यहाँ पर आ जाएगा कोस फाई के कैप, नहीं जे कैप, एंड देन ये हमारा के कैप ही होता है। ओके, तो ये हमारे हो गए ई रो ई फाई और ई जेड। अब बात आती है सिलेंड्रिकल की, ये और लिख लो, सॉरी स्फेरिकल की कोऑर्डिनेट्स। सॉरी अगर आप लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है, मेरे को जुकाम भी हो रहा है कई दिनों से। चलो, स्फेरिकल में भी देखो वही ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में होता है हमारा आर, पहले साइन थीटा आता है, और फिर यहाँ पे आता है कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और ये होता है हमारा आर कोस थीटा। और इसके भी विद रिस्पेक्ट, वैसे तो वो थोड़े बड़े होते हैं, और मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे उसमें ये स्फेरिकल के ये वाले तो नहीं पूछे गए हैं जो यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर्स हैं, फिर भी हम लिख लेते हैं। मैं वही कह रही थी कि ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो आपसे। सो दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप, एंड देन प्लस कोस थीटा के कैप, और नेक्स्ट कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा और साइन फाई, एंड देन साइन थीटा के कैप, एंड नेक्स्ट इज दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ओके, तो ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, तो यही आपको 4th चैप्टर में बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। तो आई थिंक ये कर लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट एक चीज याद रखना, अभी देखो इस क्वेश्चन में और इसमें क्या दिक्कत है, इसने कहा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ना आर थीटा और जेड लेके चलो, बट अपनी बुक में जो आप जीवन संत पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हो उसमें ना सिलेंड्रिकल किस में देते हैं, रो फाई और जेड में। तो यहाँ पर रो की जगह आर है और फाई की जगह थीटा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे इसकी जगह तो आर लिखो रो की जगह, और फाई की जगह आपको थीटा लिखना है, बस और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थीटा आएगा और यहाँ पर भी थीटा आएगा, यहाँ पर भी, बट ये जो रो है इसकी जगह आर आएगा और यहाँ पर थीटा आएगा, तो ये चेंज आएगा बेसिकली। तो अगर आप देखो उसने क्या बोला है, पहले ई आर और ई थीटा देखो ध्यान से कि क्या आएंगे। तो ई आर का मतलब ईरो, तो ईरो मेरा क्या है, कॉस फाई साइन फाई। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये मेरा कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर भी वही है कोस थीटा साइन थीटा है, तो ये तो मेरा ठीक हो गया, बट उसने गलत वाला पूछा है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद उसने ई थीटा पूछा है, दैट इज ई फाई, तो ये माइनस का साइन फाई और प्लस कोस थीटा आएगा,
तो यहाँ पर भी साइन दे दिया और यहाँ पर भी साइन, बट यहाँ पर कोस आएगा, तो इसका मतलब ये मेरा नॉट करेक्ट है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। तो आपको ऊपर के दो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इनका डेरिवेटिव चेक करना है, तो आप इनका डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पता लग जाएगा। बट वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने नॉट ट्रू पूछा था, तो यही हमारा नॉट ट्रू आ गया। नेक्स्ट इज, देखो, हाँ, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर्स पे। 4th चैप्टर के बाद 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है। तो 5th चैप्टर में तो हमें देखो, पहली एक्सरसाइज है लाइन इंटीग्रल की, सेकंड एक्सरसाइज है सरफेस इंटीग्रल की, थर्ड एक्सरसाइज है वॉल्यूम इंटीग्रल की, है ना, वहां पे खत्म। बट जो 6th चैप्टर है उसमें हमें थ्योरम्स दी गई हैं, ग्रीन थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम है। ग्रीन के लिए 3 थ्योरम है, इन तीनों थ्योरम की स्टेटमेंट याद कर लो, जो उन्हीं स्टेटमेंट के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखो, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि आपको एक सरफेस इंटीग्रल मतलब आपको एक क्लोज सरफेस दिया है एस, और एक एफ दिया है वेक्टर, और उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं आपको ना दोनों तीनों थ्योरम जो अपनी है वो लिखवा देती हूँ, उनसे ही क्वेश्चंस आएंगे पूरे के पूरे। तो देखो, क्योंकि ऐसे सिर्फ क्वेश्चन करने से भी क्या फायदा है, जब आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारा आएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये जो थ्योरम है ना, वो क्या करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से रिलेट करती है। तो सिंपल सी स्टेटमेंट, आपको पूरी नहीं लिखनी कि एफ क्या गिवन है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, नहीं, आप सिर्फ एक चीज याद रखो, सीधी सी बात, कि जब आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल दिया हो और ऐसे दे दे, मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस एंड वॉल्यूम, so that will be equal to double integral of f into n cap ds, और यहाँ पर s, इतनी छोटी सी स्टेटमेंट याद रखो बस, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद है स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। तो देखो, पहले ग्रीन्स थ्योरम लिखते हैं। ग्रीन्स थ्योरम से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, बिकॉज उसकी स्टेटमेंट भी थोड़ी लंबी है और उसके क्वेश्चंस में भी आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, और हम अभी देखेंगे ना तो प्रीवियस ईयर में आया भी नहीं हुआ है। सो वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू फी एंड del square xi minus xi and then del square phi, and this whole one like with dv is equal to, again surface integral है, और phi यहाँ पर एक बार आएगा and then psi this ds, ठीक है, इनटू में सॉरी n कैप भी आएगा ये। अब आता है हमारा स्टोक्स थ्योरम। तो आपको ज्यादातर तो ना ये दोनों ही याद होनी चाहिए, फर्स्ट और थर्ड वन, गॉस और स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम आपको क्या कहती है, देखो इसमें तो रिलेशन है गॉस थ्योरम में तो सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में, स्टोक्स थ्योरम में क्या होगा, लाइन और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन है। तो अगर आपके पास कोई भी क्लोज कर्व दी हो जो कि लाइन इंटीग्रल है ऑफ एफ डी आर, दैट विल बी इक्वल टू, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ये लिखो इनटू में एन कैप डीएस। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मतलब स्टेटमेंट देखोगे तो कर्ल ऑफ एफ और इनटू में एन कैप डीएस, एक ही बात हो गई ना, ये कर्ल को मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपको ये जो दोनों थ्योरम्स हैं ये एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, फिर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये चीज अभी देखते हैं कि कौन सी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन पूछा है। अब इसने देखो ये दिया है ना, बट उसने ना हमें आंसर में क्या दिया रखा है, वॉल्यूम। क्वेश्चन में भी वॉल्यूम दिया है कि अगर आपके पास एस है तो आपके पास उसका सरफेस है, उसका वॉल्यूम वी गिवन है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस कर दो एफ का और फिर वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट कर दो। तो अभी हम वही करेंगे, हमें ना यही दिया है, एफ दिया है आपको, तो आपको क्या करना है, एफ का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। तो आपका देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो x 3y 2z, तो हम इनको थोड़ा सा, रुको, छोटा करते हैं ताकि ये थोड़ा ऊपर चले जाए। ओ ओ, हम्म
अरे रुको रुको, ऐसे। ये पूरा नहीं सिलेक्ट हुआ, चलो कोई नहीं, छोड़ो इसको, रहने दो। हमारे पास है क्या था, x 3y 2z। तो यहाँ देखो, f है हमारे पास x 3y और 2z। ठीक है, अब मैंने अभी क्या बताया कि आपको क्या करना है, ये अप्लाई करना है, क्योंकि यही वैल्यू इसके इक्वल आएगी बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। ये ऐसे पता चला क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम का हिंट दिया हुआ है ना, तो हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है कि आपको x की मल्टीप्लाई i के साथ करनी है, तो यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल x, यहाँ पर x आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल y 3y आएगा, एंड कर्ल बाय कर्ल z 2z आएगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2। सो ये हमारा आया 6। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 6 लिख दूंगी, इंटीग्रेशन 6 dv, एंड यहाँ पर v। अब 6 तो मेरा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा dv v, और यहाँ पर आएगा 6। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो पूरा सरफेस है उसका इंटीग्रल कर दो, तो उसका पूरे का जितना भी वॉल्यूम होगा ना वही आंसर आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी आपका सरफेस है उसका वॉल्यूम v दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल मैंने हाईलाइट किया है, दिस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू वी। तो ये मेरा आंसर है यहाँ से, तो आ गया आंसर हमारा 6v। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी देखो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। तो यहाँ पर भी अभी वापस से फर्स्ट चैप्टर वाला क्वेश्चन आया। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन में वापस से क्या पूछा है, अब मैंने बताया था 3 चीजों से ही आएगा ज्यादातर, तो कि कोप्लेनर है या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड या वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब की बार कोप्लेनर का आ गया। कोप्लेनर में आपको क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लेके चलनी है, और उसने कहा है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमारी वेक्टर क्या गिवन है, इज इक्वल टू 2i माइनस j एंड प्लस k कैप i प्लस 2j माइनस 3k कैप एंड देन 3i कैप प्लस aj कैप एंड प्लस 5k कैप। तो अब देखो, इनको कोप्लेनर है ना, तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लेके चलेंगे। तो अगर ये मेरा a है, ये b है, और ये अगर मेरा c है, सो देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, माइनस प्लस 1 2 माइनस 3 3a 5, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो दैट इज इक्वल टू 2 10 प्लस 6a, सॉरी नॉट 6a 3a, एंड देन ये हो जाएगा प्लस का 1, सो 5, एंड देन 9 प्लस 1 और a प्लस 6, सो दैट विल बी 20 प्लस 3 दूनी 6, एंड प्लस ये हमारा क्या था, हाँ तो इसमें a नहीं है, मुझे लगा कि ये a है, तो ये 9 और 5, तो ये 14 हो गया, प्लस a प्लस 6, तो ये हमारा 7 हो गया, 7a प्लस, और ये हमारा वापिस से 20 और ये भी 20, तो 40, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आई मेरी माइनस का 40/7, है ना। तो देखते हैं आंसर। अरे कुछ तो गड़बड़ की होगी हमने फिर, एक मिनट। 2, ये 10 आएगा, और ये प्लस का 3a आएगा, ये ठीक है। -1, तो ये +1 हो गया, 5 और 3 तिया 9, ये ठीक है। फिर 1 लिखा, तो ये a आएगा, और ये 3 दूनी 6, ओ ये माइनस का आएगा, रुको रुको भाई, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये -6 है, ये भी -6 है, तो 4 और 4 8,
तो यहाँ पर 28 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आएगी -28/7, तो 7 चौक 28। ठीक, प्लस का ही है, हाँ ठीक है, तो ये रहा। तो ये आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा है, ओके। अब दो चीज और ध्यान रखो, जब भी हम वो थर्ड चैप्टर करते हैं जिसमें हमारा डाइवर्जेंस और कर्ल आता है, वहां पर दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलिनोइडल और इरोटेशनल वेक्टर। तो देखो, सोलिनोइडल और एक आएगा इरोटेशनल। सोलिनोइडल का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका की डाइवर्जेंस करो तो 0 आ जाए, और इरोटेशनल में कर्ल, जिसका कर्ल करो तो 0 आ जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो अभी हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो इसकी, सच दैट कि ये जो वेक्टर है वो आपको क्या है, सोलिनोइडल। तो इसका जब हम डाइवर्जेंस करेंगे तो 0 आना चाहिए, ये कह रहा है वो। तो x + 3y यहाँ लिखते हैं, इसका डाइवर्जेंस करते हैं पहले तो डायरेक्ट ही, है ना, कर्ल बाय कर्ल x, x + 3y, देन कर्ल बाय कर्ल y, y - 2z, एंड प्लस कर्ल बाय कर्ल z, x + लैम्डा z। और क्योंकि हमें सोलिनोइडल गिवन है तो 0 आएगा ये, सो दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो तो 1, क्योंकि y का तो 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। एकदम सिंपल है, अनलेस कि हम लोग कोई गलती ना करें, है ना। लैम्डा की वैल्यू -2, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट में देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अगेन। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमने जो ऊपर भी लिखा था, वैसे तो ऊपर जाने की बजाय देखो ER और E θ ही बोला उसने वापिस से, तो ये मेरा ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था। देखो पहले आएगा R वाले में, तो आएगा कोस साइन, और उसके बाद आएगा माइनस साइन, फिर कोस, है ना। तो R वाले में देखो, R वाले में है कोस और साइन, तो ये वैसे मेरा ठीक है, बट उसने बोला नॉट करेक्ट, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर आना चाहिए था माइनस साइन, और यहाँ पर आना चाहिए था कोस, तो ये हमारा गलत है। विच ऑफ द, मतलब उसने बोला है कि नॉट करेक्ट ही बताना, तो ये मेरा ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट में क्या है, हमें वही एक R वेक्टर गिवन है। अब की बार उसने क्या कहा है, सेम टाइप से क्वेश्चन आया, देखो वॉल्यूम की ही हिंट दी है, बट पूछा उसने सरफेस इंटीग्रल है। तो आप वापिस से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करो। आपको क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस निकालो और वॉल्यूम में पुट कर दो, है ना। तो हमें क्या करना है, XYZ दिया है, तो हम इसका डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ F, या फिर अपने क्वेश्चन में R गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो R वेक्टर। सो दैट इज कर्ल बाय कर्ल x, यहाँ पर x है, कर्ल बाय कर्ल y, यहाँ पर y है, एंड कर्ल बाय कर्ल z, यहाँ पर z है। देखो XYZ दिया है अपने को, XYZ, है ना। सो दैट इज 1 + 1 + 1, सो दैट इज 3। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये इनटू में dv, ये फॉर्मूला होता है बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो दैट विल बी इक्वल टू 3, हमारा बाहर आ जाएगा ये, और इनटू में dv। और अभी बताया था इसका आंसर क्या आएगा, v, तो 3 × v आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इसका वॉल्यूम हमें v दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3v। अब जब आपको थ्योरम की स्टेटमेंट याद हो गई ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर वैसे क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत लंबे लग सकते हैं या बहुत गंदे भी लग सकते हैं, बट मैं वही कह रही हूँ, 2-3 स्टेटमेंट याद रखनी है, क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। अब देखो स्टोक्स थ्योरम का आ गया। स्टोक्स थ्योरम में क्या बताया था मैंने, अभी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में तो क्या होता है, एक साइड तो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन और एक साइड होता है डबल इंटीग्रेशन, तो ये वॉल्यूम हो गया और ये सरफेस हो गया। बट स्टोक्स थ्योरम में क्या था, एक साइड लाइन इंटीग्रल था और एक साइड सरफेस इंटीग्रल था। तो यही पूछा है कि किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, तो लाइन और सरफेस इंटीग्रल के बीच में ही रिलेशन बताता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या है, वही वेक्टर दिया है, उसने पूछा है कि सोलिनोइडल है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। आई थिंक एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। देखो x प्लस 3y, ये रहा ऊपर था ना, ये रहा x प्लस 3y, y माइनस 2z और x प्लस लैम्डा z। देखो y माइनस 2z, x प्लस लैम्डा z। तो इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप करके जाओगे, मैं ये नहीं कह रही कि आपको एकदम स्टेटमेंट याद करनी है या आंसर याद करने हैं, नहीं, लेकिन आप 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को कर कर जाओगे तो आपको एकदम टिप्स भी याद हो जाएंगे कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो सोलेनोइडल का है तो आपको सिर्फ क्या करना है, डाइवर्जेंस को 0 रखना है और आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई थी -2। देख लेते हैं, -2 ही आई थी, हाँ -2 आई थी, है ना। तो इस तरह से, हाँ। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो, आपको क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब एक चीज और याद रखो, जब भी आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका भी फॉर्मूला लिख लो आप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सो दैट विल बी इक्वल टू, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कोई एक स्केलर वैल्यू दी होगी, आपको उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सपोज फी दिया है कोई स्केलर, ग्रेडियंट निकाला और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, बस इतना सा काम करना है, आपका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। ठीक है, तो ज्यादा काम धाम नहीं है। तो देखो अभी यहाँ पे यहाँ पर आपको कौन सा स्केलर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 4z, रुको एक मिनट, 4z 2 ही है, शायद 2 है, चलो हम 2 के पर्पज से करते हैं फिर देखते हैं, है ना। ओके, तो ये मेरा फी हो गया x² माइनस 2y² प्लस 4z²। अब हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ फी, तो क्या आएगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू मतलब पूरा ही आता है, फिर आई कैप, कर्ल फी बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल फी बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, तो इसका पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 2x आई कैप माइनस 4y जे कैप एंड प्लस 8z के कैप। तो अब है ना, हमें एक्स वाई जेड की भी वैल्यू गिवन है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स वाई जेड 1 1 -1, और फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो 1 तो 2, ये भी 1 था तो -4 जे कैप, और ये -1 था तो -8 के कैप। और अभी आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 4 प्लस 16 एंड प्लस 18 64। तो ये मेरा आएगा इतना, तो क्या आएगा 20 प्लस 64, तो 84 आ रहा है ना। तो आई थिंक ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं किसी से, तो वही है, देखो इसने कहा है 21 शायद स्क्वायर रूट में बचे हमारा, तो इसमें से 4 आप ऐसे कर सकते हो ना, 4 और इंटू में 21, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और ये बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21। क्लियर, तो ऑप्शन से भी आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या पूछा है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है और उसने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है उसका डबल टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करोगे वेलोसिटी आएगी, नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो हम पहले अपना आर वेक्टर लिखते हैं। सो आर वेक्टर इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, है ना। तो एक्स की वैल्यू है 4 कोस टी, 4 कोस टी आई कैप, ये 4 साइन टी, ओ प्लस 4 साइन टी, और ये 6 टी के कैप। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं या फिर इसको इधर पहुंचा दो, हाँ।
तो ये था हमारा जे कैप और ये था हमारा 6t के कैप। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ 60। तो ये हमारा आर वेक्टर आया। अब मुझे सिर्फ इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो ये आर है, एक बार करते हैं डी आर बाई डी टी, क्या आएगा -4 sin t, फिर यहाँ पर +4 cos t एंड यहाँ पर आ जाएगा 6 के कैप, है ना। एक बार और करो चलो, देन डी स्क्वेयर आर बाय डी टी स्क्वेयर, यहाँ पर स्क्वेयर आएगा, हटा दो, इज इक्वल टू -4 cos t हो जाएगा, ये -4 sin t हो जाएगा और 6 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। तो ये आया मेरा एक्सेलरेशन। अब उसने शायद पॉइंट्स नहीं दिए है एट टाइम t। अच्छा मैग्नीट्यूड पूछे, सॉरी। हाँ तो उसने बोला है मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इज इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो -4 cos t का स्क्वायर करोगे तो 16 cos स्क्वायर t प्लस 16 sin स्क्वायर t, है ना। दैट विल बी 16 आप कॉमन ले लोगे, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t तो वो 1 हो जाएगा। सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4। तो हमारा आंसर 4 है। ओके नेक्स्ट में देखो, अभी स्टोक्स थ्योरम पे क्वेश्चन आया है। स्टोक्स थ्योरम में क्या था अपने पास कि अगर आपके पास लाइन इंटीग्रल हो तो आप उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हो, है ना। तो ऊपर हमने स्टेटमेंट भी लिखी थी, ये रही। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये रहा आपके पास लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, ये क्या है, कर्ल ऑफ एफ इंटू एन और फिर डी एस। तो इससे करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, स्टोक्स थ्योरम तभी यूज हो सकती है जब आपके पास लाइन इंटीग्रल में क्लोज कर्व दी हो। तो जब ये वाला सिंबल लगा हो ना, ये वाला, तभी स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हो। अगर सिंपल कोई लाइन इंटीग्रल है तब नहीं यूज कर सकते। और वैसे तो उसने बोला ये स्टोक्स थ्योरम यूज करो। तो करते हैं, ये मेरे पास एफ डॉट डी आर होना चाहिए। तो देखो यहाँ से एफ क्या आएगा मेरा, एफ वेक्टर वाई जेड प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, क्योंकि जो डी आर होता है वो यही तो होता है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। क्योंकि जब आप एफ डॉट डी आर करोगे तो डी, देखो ये आएगा ना, वाई जेड डी एक्स जेड डी वाई, एक्स वाई डी जेड। तो इसलिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका एफ वेक्टर क्या है। अब जो हमारी स्टोक्स थ्योरम है वो ये कहती है कि आप पहले इसका कर्ल करो, फिर उसके साथ एन वेक्टर जो कि हमारा परपेंडिकुलर होता है वो करना है, और फिर उसके बाद हमें उसका सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पहले मेरा काम है इसका कर्ल निकालना। तो चलो कर्ल निकालते हैं, आई जे के। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ, यहाँ पर आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। ये हो जाएगा वाई जेड एक्स वाई। ओके सो दैट विल बी इक्वल टू आई कैप, इसके साथ करोगे तो आएगा x, और इसका इसके साथ डेरिवेटिव करोगे तो आएगा माइनस का x, है ना, माइनस जे। अब ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ो, यहाँ पर आएगा y, यहाँ पर भी आएगा -y। सिमिलरली k में, और इसके साथ डेरिवेटिव तो z माइनस z। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब इंटीग्रेशन में आपके पास ये होता है कर्ल ऑफ एफ और इनटू में एन कैप और ds, है ना, ये होता है। तो जब ये वैल्यू ही जीरो आ गई तो अंदर कुछ भी करते रहो पूरा ही जीरो आएगा, है ना। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो जीरो है, इसलिए उसने बोला स्टोक्स थ्योरम यूज करो, जीरो। तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए दी गई है। नेक्स्ट देखो चलो, नेक्स्ट में क्या दिया है हमें, f इज इक्वल टू दिस। और मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई कि ऐसा नहीं है कि लाइन इंटीग्रल दे दिया तो स्टोक्स थ्योरम यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको क्लोज कर्व नहीं दी गई है, तो आप यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम नहीं यूज कर सकते। तो आपको ओरिजिनल जो लाइन इंटीग्रल निकालने का मेथड होता है ना, उसके थ्रू ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अभी f हमें ये गिवन है, तो f डॉट डी आर करना है आपको, और डी आर आपका यहाँ से निकलेगा। तो f वेक्टर है हमारा
3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वेयर जे कैप। और मेरा ना देखो y इज इक्वल टू 2x² गिवन है, तो y इज इक्वल टू 2x²। तो r वेक्टर क्या होता है? r वेक्टर होता है x आई कैप, y जे कैप और z के कैप, है ना। तो अगर मान लो आप x इज इक्वल टू टी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें पुट करके? 2t²। और क्योंकि z तो हमें दे ही नहीं रखा, तो z की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। मेरा r वेक्टर क्या आया? टी आई कैप प्लस 2t² जे कैप, और ये मेरा 0 हो गया। और यही वैल्यूज आप यहाँ पे भी पुट करो, x की वैल्यू t और y की वैल्यू 2t²। सो दैट विल बी 3, ये t हो जाएगा, ये 2t, तो हो जाएगा 2t की पावर 3 आई कैप माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4t की पावर 4 जे कैप। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एफ डॉट डी आर करना था, तो इंटीग्रेशन इस वेक्टर की इसके साथ डॉट करो, तो आई की आई के साथ हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो 3 2 6 टी की पावर 3 और इसकी मल्टीप्लाई टी के साथ। ठीक है, ये आया। और फिर प्लस ये आएगा मेरा माइनस का 4 टी की पावर 4 और इसकी इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? इनटू में 2t²। ठीक है, इनटू में dt। अब आप ये देखो t की वैल्यू क्या है? t है x के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने x इज इक्वल टू टी माना है, तो x की लिमिट क्या गिवन है आपको? x की लिमिट है, x स्टार्ट हो रहा है 0 से और x एंड हो रहा है 1 पे, तो x की लिमिट हो गई 0 से 1। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ दिस वैल्यू इज 0 से 1, ये भी ध्यान रखना है। एंड दैट विल बी इक्वल टू नाउ, सो दिस इज इक्वल टू 0 to 1, ये हो जाएगा 6t की पावर 4 एंड माइनस 4 2 8 और ये t की पावर 6, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 6t की पावर 5/5 माइनस 8t की पावर 7/7 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, मतलब लिमिट फ्रॉम 0 to 1, तो 1 ही रखी जाएगी, तो 6/5 माइनस 8/7। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि क्योंकि आंसर तो इसके कुछ ऐसे ही आए हैं। चलो एलसीएम ले क्या? वैसे डिनोमिनेटर में मेरे को 6 तो नहीं मिलेगा, तो कुछ तो हमने गड़बड़ की है। एक मिनट, स्टेटमेंट देखते हैं। 3xy माइनस वाई स्क्वेयर, ये ठीक लिखा है हमने, और y इज इक्वल टू 2x² था। ठीक है, 2t² हो गया। और ये और ये ठीक है, तो 2t³ ही आएगा माइनस ऑफ 4t की पावर 4, ये भी ठीक है। 2t ओ हो, रुको रुको रुको, एफ डॉट डी आर होता है ना, दोबारा से करना पड़ेगा, रुको। आप थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि देखो अभी जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग भी एग्जाम में कर दो। ये एफ आया है अभी, और एफ की मल्टीप्लाई करनी होती है डी आर के साथ, तो आपको निकालना है एफ डॉट डी आर। तो एफ आपका ये है 6t की पावर 3 आई कैप माइनस 4t की पावर 4 जे कैप, और इनटू में डी आर का मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव आएगा आई कैप प्लस 4t जे कैप, ये चीज। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब आई की आई के साथ करो, जे की जे के साथ कर दो, सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे तो यही आ जाएगा 6t की पावर 3, और इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस 4 × 4 = 16 t की पावर 5। ठीक है, अब थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है। अब देखो 6t की पावर, इसका अभी हमें इंटीग्रेशन करना है ना, क्योंकि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। और अभी अभी हमने देखा था कि लिमिट आएंगी हमारी 0 से 1, तो यह आएगा t की पावर 4/4 माइनस 16 t की पावर 6/6 एंड फ्रॉम 0 to 1, तो आएगा 6/4 माइनस 16/6 बस। सो दैट विल बी इक्वल टू, कैंसिल भी कर सकते हो, 3 2 और यहाँ पर 8, ये 3, है ना। सो एलसीएम लेंगे 6
तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16, तो 6 और 1 7 माइनस 7/6, ये आंसर आना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन में भी है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान से करो, जो चीज अभी हमने गलती की चलो यहाँ तो चल जाएगी, बट इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, उसने क्या बोला, देखो कोप्लेनर है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। तो आप क्या करोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 लेके चलोगे। तो वेक्टर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली लिख लेते हैं 1 2 1। तो 1 2 1, यहाँ पर है लैम्डा 2 -5, ये 5 6 -5। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 लेके चलो, लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, इज इक्वल टू 1। तो 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 6 पंजा 30 -2। अब -2 लिया तो माइनस का 5 लैम्डा, और ये हो जाएगा +25, एंड देन +1, और ये आएगा 6 लैम्डा, और ये माइनस का 10, सो दैट विल बी 20 माइनस प्लस हो जाएगा 10 लैम्डा, और ये आ जाएगा माइनस का 50 और प्लस का 6 लैम्डा माइनस के 10, सो ये हो जाएगा 16 लैम्डा, और ये कितना आएगा, माइनस के तो 60 हो गए, सो 20 माइनस 60 तो माइनस के 40। पहले देखते हैं इसका आंसर फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो इसका मतलब फिर से कोई गड़बड़ किया हम लोगों ने, क्योंकि 16 का मल्टीपल तो नहीं होता। 1 2 1 लैम्डा 2 -7 था, पता नहीं क्या हो रहा है आज, स्टेटमेंट ही गलत लिखी जा रही है। ओ ओ, चलो दोबारा से करते हैं। देखो 1 है तो यहाँ पे तो ठीक था, और 7 6 42, तो यहाँ पे आएगा 42, ठीक है। और अब ये वाला छोड़ा था, ये वाला छोड़ा था, तो इसकी इसके साथ तो ठीक थी, बट यहाँ पे 7 5 35 आएगा, और ये वाला छोड़ा, ये वाला छोड़ा, तो अब ठीक है ये। तो यहाँ पर आएगा मेरा प्लस का 32, तो ये आएगा 32। नेक्स्ट, ये ठीक था, और ये 35 दूनी 70, बाकी सब ठीक है। अब इसमें देखो चलो क्या चेंज आएगा, ये तो मेरा ठीक था 16 वाला, और ये आया मेरा 80, और 80 माइनस 32, रुको, तो माइनस का 80 आया है और प्लस का हमारा 32 आया है, तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे 7 7 में से 3 गए तो 4, तो ये 48। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू 48/16, तो 6 दूनी 12 6 3 18 3। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर से है, सेकंड तो नहीं थर्ड से, क्योंकि थर्ड में ही है ग्रेडियंट, तो फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज से ही होगा, जब हमारा ग्रेडियंट आना स्टार्ट हुआ। तो आर की वैल्यू दी है और आर का मैग्नीट्यूड दिया है, तो उसने बोला है कि 1/r का मैग्नीट्यूड लो, क्योंकि अगर यहाँ पर वेक्टर का सिंबल नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो 1/r लो और उसका ग्रेडियंट निकालना है। तो पहले आर की वैल्यू देखो क्या होती है, आर वेक्टर अगर आपका ये है तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² + z², है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल, ये आपकी आर की वैल्यू है, तो r² होगा आपका x² + y² + z², इतना पता लग गया। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड, तो ये आएगा 2r कर्ल r बाई कर्ल x, और इस साइड डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कर्ल r बाई कर्ल x की वैल्यू क्या आएगी, x/r, ये चीज याद रखना। इसी तरह से जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे दोनों साइड, तो क्या बनेगा, 2r कर्ल r बाई कर्ल y दैट इज इक्वल टू 2y, अगेन कर्ल r बाई कर्ल y की वैल्यू आएगी y/r, सिमिलरली कर्ल r बाई कर्ल z की वैल्यू आएगी z/r, ठीक है। ये 3 चीजें अभी हमने क्यों निकाली हैं अभी पता लगेगा, तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है।
आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई बाय आर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बाय आर, विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड बाय आर। ओके, तो हमें ये पूछा निकालने के लिए दिस इंटू 1/r, सो दैट इज इक्वल टू, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कर्ल बाय कर्ल एक्स इंटू 1/r इंटू आई कैप हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो डाइवर्जेंस है, प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई 1/r जे कैप एंड कर्ल बाय कर्ल जेड 1/r के कैप। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले आएगा माइनस का 1/r², फिर हम आर का करते हैं तो आएगा कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप। सिमिलरली इसका माइनस का 1/r², फिर आप आर का करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर जे कैप माइनस 1/r² कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। अब माइनस का 1/r² कॉमन आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या थी, x/r, अभी निकाली थी ना, तो माइनस का 1/r² बाहर आ गया, ये आएगा x/r आई कैप, ये आएगा y/r जे कैप, ये आएगा z/r के कैप। फिर से नीचे से r कॉमन ले लो, तो आएगा माइनस का 1/r⁻3, ये बन गया x आई कैप, y जे कैप, z के कैप, और ये तो आपका r वेक्टर ही गिवन है, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस r वेक्टर बाय r का मैग्नीट्यूड उसकी पावर 3, सो ये वाला। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ ए, और इसने फिर से सोलिनोइडल दिया, सोलिनोइडल का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर शुड इक्वल टू 0, है ना, तो हमें यही करना है, तो हम इसको पूरा, एक मिनट, ओके, तो ये अभी हम वेक्टर लिखेंगे और इसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस 0 करना है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स, ये पहले वाली वैल्यू लिखो 2x² y² प्लस z², और फिर कर्ल बाय कर्ल वाई के साथ हम सेकंड वैल्यू लिखते हैं 3x सॉरी y³, यही चीजें तो मेरी गलत होती हैं, आप भी ध्यान से लिखना, -x² और प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई के साथ ये ax/y² और प्लस xy, है ना, ये है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 4² और इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, नो x/y² एंड इसमें विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये आएगा ax/y², बस इतना आएगा। हाँ, और ये देखो उसने सोलिनोइडल दिया है तो जो डाइवर्जेंस होगा वो 0 होना चाहिए, बट अब सब में ना xy² ही है, तो ये पूरा क्या बनेगा 4 + 9 13, और ये प्लस का a है इंटू में xy² और ये होना चाहिए 0, तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तभी 0 आएगा, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए -13, ये वाली, क्लियर। नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमें क्या दिया है कि अगर आपके पास एक f दिया है और उसके पास v है वॉल्यूम, और उसने क्या कहा है कि आपको x y z इन सब की अलग से वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है, बट ना उसने अभी सरफेस नहीं पूछा, उसने पूछा तो वॉल्यूम ही है और दिया भी उसने वॉल्यूम ही है, तो यहाँ पे अभी हम कोई थ्योरम नहीं यूज करेंगे, अभी हम डायरेक्ट से ही निकालेंगे क्योंकि सारी हमें लिमिट्स पता ही है, x की भी y की भी z की भी। तो f हमें क्या गिवन है 4xy आई कैप प्लस yz जे कैप और माइनस xy के कैप, ठीक है, और उसने क्या बोला है ये निकालो, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ f करो पहले तो
डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका करेंगे तो 4y, फिर प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू y करो तो z, इसका विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 0। ये आया मेरा 4y प्लस z आया है। फिर अभी उसने क्या कहा कि अभी इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन किसका, 4y प्लस z का। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो dx dy dz, तो आपको पहले यहाँ पर x की लिमिट लिखनी है, फिर y की और फिर z की। तो ऐसे चलता है अंदर से बाहर की साइड। तो x की लिमिट है 0 से 2, y की लिमिट है 0 से 2 और z की लिमिट है 0 से 2। ठीक है, तो ये मैंने x के लिए लिखा है, ये y के लिए और ये z के लिए, भले ही सेम है बट लिखने का वे ये होता है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह हो जाएगा क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा 4y प्लस जेड, और इसके साथ में आएगा x, फिर आ जाएगा dy dz। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू है 0 से 2, डबल इंटीग्रेशन। तो इसमें यहाँ पर x की जगह आप 2 रखो फिर 0 रखो, तो ये आपका बन जाएगा 4y प्लस जेड 2 माइनस 0, है ना। तो 2 आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 और डबल इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 से 2, अब यहाँ पर 4y प्लस जेड, अब हो गया dy dz। ओके, तो ये जो 2 आया है वो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करने पे आया है। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2 यहाँ पर 0 से 2 रहेगा, और यहाँ पर किया तो 4y स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा प्लस zy, है ना, 0 से 2 और ये dz। अब यहाँ पर y की जगह 2 रखो, तो 2 4/2 तो आपका 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर 4 और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस z और यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस 0 2। तो ये आया मेरा, तो 8 और प्लस 2z। फिर से आप 2 कॉमन ले सकते हो अगर आप चाहो तो मैं अगर 2 कॉमन लूँ तो बाहर आ जाएगा 4 और अंदर बच जाएगा 4 प्लस जेड dz। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो सॉरी 8 नहीं 4, यहाँ पर आएगा 4z प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, और लिमिट है हमारी 0 से 2, सो दैट विल बी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 4/2 और फिर 0 रखोगे तो दोनों 0, है ना। सो इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर 8 प्लस 2, तो आ जाएगा 10, दैट इज 40। आई होप हमने सही किया हो। तो आंसर है 40। आपको समझ आ गया ना कैसे करना है, तो इसमें हमें कोई रूल नहीं लगाना था। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट भी ऐसे ही है, इसमें आप क्या कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लाइन इंटीग्रल दिया है और आपको ना पूछा है सरफेस, मतलब लाइन इंटीग्रल भी कैसा दिया है कि क्लोज कर्व पे है, तो आप स्टोक्स थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में एकदम सिमिलर वे में है, कुछ कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, और ये क्वेश्चन सभी लोग अपने आप से सोल्व करना, बुक में मत देखना। जब स्टक हो जाओ तो बुक में भी देख सकते हो या फिर पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे तो अब काफी सारे क्वेश्चन रिपीट ही होंगे, ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया जैसा मैंने अभी बताया था। आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो इस फाई का ग्रेडियंट क्या आएगा, तो हमारा फाई है एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आएगा, पूरे का पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे 2x, फिर आएगा आई कैप। तो मैं निकाल रही हूँ ग्रेडियंट ऑफ फाई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एंड पूरे का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो माइनस का 4y, फिर आएगा j कैप। पूरे का विद रिस्पेक्ट टू z करो तो 8z k कैप। ये बना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट वैल्यू रखनी है। आई थिंक सेम क्वेश्चन ही है, हाँ। तो 2 2, तो यहाँ पर क्योंकि 1 1 माइनस 1 रखना है तो ये 2 आएगा, ये हमारा माइनस 4 आई कैप, यहाँ पर j कैप और प्लस का 8 माइनस का 8 के कैप।
है ना, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, तो मैग्नीट्यूड आएगा 2 प्लस सॉरी 4, 2 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस यहाँ पे 64। तो अभी हमारा कितना आया था, वो 84 आया था, सो दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21, है ना। तो देखो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, मेरे को तो करने के बाद याद आया। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, आपको एफ और जी ना ई रोटेशनल वेक्टर्स दिया है, इसका मतलब जो इनका कर्ल है ना वो जीरो दिया है आपको। तो यहाँ पर आपको कर्ल ऑफ एफ भी जीरो गिवन है और कर्ल ऑफ जी भी आपको जीरो गिवन है, ये चीज याद रखो। अब उसने पूछा है कि ये जो वेक्टर आएगा ये आपका कैसा होगा। वैसे तो अगर आप याद करना चाहो तो मैं आपको बता देती हूँ, सोलिनोइडल आएगा, ठीक है, लेकिन इसको निकाल भी सकते हो आप, और ये चीज एकदम मतलब आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है वैसे, बट आपको निकालना भी आना चाहिए। तो आपको क्या चेक करना है कि इसका जब हम डाइवर्जेंस करेंगे तो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि जिस भी चीज का डाइवर्जेंस जीरो आता है उसको सोलिनोइडल वेक्टर बोलते हैं। तो मैं इसका डाइवर्जेंस निकालती हूँ ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पहले आप जी के साथ करो और फिर आप एफ के साथ कर्ल करो। तो यहाँ पर आएगा जी डॉट, यहाँ पर आएगा कर्ल ऑफ एफ और फिर माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी, ये फॉर्मूला होता है। बट आपको एफ भी सोल इरोटेशनल गिवन है और जी भी इरोटेशनल गिवन है, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो गई और ये वाली टर्म भी जीरो हो गई, तो ये भी जीरो माइनस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब सोलिनोइडल वेक्टर हो गया। याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इरोटेशनल अगर वेक्टर्स हैं तो उनकी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सोलिनोइडल वेक्टर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ एन इज एन आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल ड्रॉन, ठीक है, ये चीज दी है, उसने वॉल्यूम ही पूछा है ना। तो अभी हम इसमें कौन सा लगाएंगे, वॉल्यूम में तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही लगाएंगे, है ना, और उससे इजी भी हो जाएगा। देखो फॉर्मूला में क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ये है और एफ डी पूछा है, सो दैट विल बी डबल, और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, नहीं नहीं रुको, ये ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पर डेल डॉट एफ दिया होता है, अब हाँ, क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम है तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस करना होता है, और यहाँ पर एफ डॉट एन कैप डी एस, ये आपकी होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पर देखो एफ की जगह ये दे रखा है, क्योंकि डाइवर्जेंस दिया ना तो ये डाइवर्जेंस ही होता है डेल डॉट। तो आपका एफ क्या है, एन कैप, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो आपको क्या करना है, एफ की जगह एन कैप पुट करना है, तो ये आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन एन कैप डॉट एन कैप, किसी भी यूनिट वेक्टर की उसके साथ ही आप इनर प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या बनता है, उसका नोम, उसका मॉडुलस, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस भी वन ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 इंटू डी एस, और क्योंकि वन है और पूरे का इंटीग्रेशन करना है तो सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, एस। तो यहाँ पर पूरा आंसर क्या आने वाला है आपका, एस। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, फोर्थ वन। ओके, नेक्स्ट, इन एन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक तो मेथड है कि आप कोई भी एफ वेक्टर लेके चलो, कुछ भी ले लो, मतलब F1 लिया ऐसे, और फिर ये सारे के सारे सॉल्व करके देखते रहो, है ना, तो तभी पता लगेगा कि कौन सा करेक्ट है। तो हम पहले वाला करके देखते हैं, अगर पहले वाला इनकरेक्ट आया तो बाकी के आप लोग ट्राई कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, आपको मेथड ही तो चेक करना है कि क्या चीज सेम आएगी, कौन सी इक्वल टू जीरो आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो हम वही करेंगे, पहले कर्ल निकाल लेंगे फिर डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो पहले मुझे कर्ल ऑफ एफ निकालना है, तो कर्ल ऑफ एफ वो क्या आएगा, आई जे के, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, F1 F2 F3, दैट विल बी इक्वल टू आई कैप, देखो यहाँ पर कर्ल F3 बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल F2 बाय कर्ल जेड, सॉरी, देन माइनस ऑफ जे, इसकी कर्ल F3
बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 बाय कर्ल Z एंड देन प्लस के कर्ल F2 बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 बाय कर्ल Y। ये बनेगा, ये मेरा आया है कर्ल ऑफ F। अभी मुझे इसकी डाइवर्जेंस करनी है। तो डाइवर्जेंस में आप क्या करते हो कि I के साथ जो कंपोनेंट है उसकी x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है ना, तो आपको इस वाले का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, इसका विद रिस्पेक्ट टू y और इसका विद रिस्पेक्ट टू z करना है। तो जब हम डॉट और डेल क्रॉस ऑफ f कर रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू कर्ल ऑफ कर्ल x इस पूरे की F2 बाय कर्ल z। फिर ये माइनस है तो मैं माइनस भी लिखती हूँ, कर्ल बाय कर्ल y आएगा और फिर ये पूरी क्वांटिटी माइनस कर्ल F1 बाय कर्ल z एंड देन प्लस, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू z करना है। अब इसको सॉल्व करो, देखते हैं कि अगर सारे कैंसिल हो गए तो 0, अगर सारे कैंसिल नहीं हुए तो ये वाला करेक्ट नहीं है, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे आएंगे, है ना। इज इक्वल टू ये आएगा कर्ल स्क्वायर F3 बाय कर्ल एक्स कर्ल y माइनस कर्ल स्क्वायर F2 बाय कर्ल एक्स कर्ल z, देन ये माइनस कर्ल स्क्वायर F3 बाय कर्ल एक्स कर्ल y प्लस कर्ल F1 बाय कर्ल z कर्ल y, then plus curl square F2 by curl x curl z and minus curl square F1 by curl z curl y। देखो इससे ये वाला कैंसिल हो गया, F1 ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। और उसने करेक्ट ही पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा होता तो ये ऑप्शन तो अपना गया था, है ना। करेक्ट पूछा है तो पहले ही ऑप्शन ठीक है। बट आप लोग समझ गए ना, अगर आप नीचे वाले ऑप्शन से ट्राई करते तो पहले वाला मतलब नीचे वाला नॉट जीरो आता, उससे ऊपर वाला भी नॉन जीरो आता, उससे ऊपर वाला भी नॉन जीरो आता, तो सबसे पहले वाला ही जीरो आया। तो इस तरह से ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई वे नहीं है। आप चाहो तो अभी इसको याद कर सकते हो अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो, बट ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगा। ये वाला क्वेश्चन देखो वापिस से रिपीट हुआ है, हमने किया भी था कि हमने क्या निकालना है, स्टोक्स थ्योरम है। तो जो आपका लाइन इंटीग्रल है उसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्रॉस एफ, और एफ मेरा ये आएगा दिस इंटू आई कैप, दिस इंटू जे कैप एंड दिस इंटू के कैप। और हमने चेक किया था कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और इसके पूरे के साथ में एन कैप इंटू डी एस आता है। तो जब इसका कर्ल ही 0 आ गया तो पूरा चीज 0 आएगी, तो इसका जो आंसर है वो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट में देखो, ये हमारे पास एक वेल नोन थ्योरम है, आई थिंक ये सेकंड चैप्टर में है, आई डोंट नो, और थर्ड चैप्टर में है। तो ये जिसमें भी आपको हमेशा भी कांस्टेंट डायरेक्शन देखनी हो किसी भी वेक्टर की, तो हमेशा ही आप जब भी वो फंक्शन लोगे या जो भी वेक्टर है वो लोगे और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है, ये चीज ध्यान रखना। और जब कांस्टेंट आपकी मैग्नीट्यूड की बात होती है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। बट यहाँ पर कांस्टेंट डायरेक्शन की बात की है तो आपका ये वाला आंसर ठीक होगा। एफ क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट देखनी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स डेरिवेटिव, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो थ्योरम की स्टेटमेंट याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पिछले वाले जैसा है, उसमें आपसे ये पूछा था, ये निकालो, बट इसमें लोगरिथम ऑफ मोड आर, मोड आर का मतलब भी यही है आर, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना देखो, तो हमको वही निकालना है। चलो निकालते हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने अभी बताया था पीछे, जिसको याद नहीं है वो मतलब ऊपर वीडियो में बैक करके जाके देख सकते हैं कि अगर हम आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो एक्स बाय आर आता है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो वाई बाय आर आता है, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियली करते हैं तो ये जेड बाय आर आता है। ये चीज याद रखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, है ना, ये पूछा है इसने लोगरिथम ऑफ आर, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू ये रख दी, यही गिवन है। अब इसका मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स log r आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू y logarithm of r j, प्लस विद रिस्पेक्ट टू z अगेन logarithm of r
के कैप। ठीक है, ये चीज है। अब करो डेरिवेटिव लोगरिथम ऑफ आर का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो 1 बाय आर और फिर आर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली इधर 1 बाय आर आएगा और फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन अगेन 1 बाय आर आएगा, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये बनेगा। 1 बाय आर तो कॉमन ले लो, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स बाय आर, तो 1 बाय आर एक्स बाय आर आई कैप, 1 बाय आर वाई बाय आर जे कैप, और ये भी 1 बाय आर जेड बाय आर के कैप, है ना। सो देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, आर स्क्वायर ना, क्योंकि एक आर ये है एक आर ये है, सबके डिवाइड में। सो एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर है अपना, आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट में पूछा है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ही तोड़ मरोड़ के बोला है। अगर आपके पास इरोटेशनल दो वेक्टर्स हैं, तो हमने देखा था ना ऊपर कि एफ क्रॉस जी आपका क्या आया था, इरोटेशनल, तो यही आंसर सही है। इसलिए कह रही हूँ कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो तो टिप्स पे होने चाहिए, टाइम नहीं लगेगा आपका। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में देखो, आपको ना डबल डेरिवेटिव गिवन है और उसने पूछा आर वेक्टर निकालो, तो दो बार इंटीग्रेशन कर दो इसका। इसका एक बार इंटीग्रेशन करो, मतलब ये हमें दे रखा है डी स्क्वेयर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना बनेगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाई 2, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा टी और प्लस एक कांस्टेंट भी आता है, वो भी वेक्टर ही आएगा। अगेन एक बार और इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 3/3, फिर आएगा टी की पावर 2/2 एंड देन C1 के साथ भी टी आएगा, फिर अगेन एक दूसरा कांस्टेंट, है ना। तो ये आंसर है, देखो कौन सा है। ओ सॉरी, टी की पावर 3 और ये वाला 2 भी तो आएगा ना, 2, तो टी की पावर 3/6, तो आई थिंक ये वाला है, यस। ठीक है, तो ये आंसर। आप देख रहे हैं ना कितने इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इट जस्ट नीड आपकी आई थिंक 2 घंटे की प्रैक्टिस कर लो बस वेक्टर कैलकुलस पे, तो पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इफ वापिस से उसने क्या किया, आपको एक सरफेस गिवन है और ये वैल्यू पूछी है, तो ध्यान से देखो, आपको एक स्फीयर भी दिए रखा है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लगा सकते हैं। हम्म चलो, तो हमारे पास जो देखो एफ आएगा वो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, है ना। तो एफ वेक्टर गिवन है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस ये आएगा मेरा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1, फिर प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड 1, तो ये तो मेरा 3 आ गया। तो ये हमें कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, ये होता है ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये तो मेरा 3 आ गया, 3 को बाहर निकाल लो डीवी। बट अब की बार है ना, मुझे जो सरफेस दिया है वो ये दिया है स्फीयर, और स्फीयर भी क्या है कि उसका सेंटर तो है 0 0 0 और रेडियस है मेरी ए। तो आपको पता हो अगर कोई भी स्फीयर हो तो उसका उसके अगर रेडियस आपको पता है तो आप उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, 4/3 पाई और जो रेडियस है उसका क्यूब, तो ए की पावर 3। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये वाली, इसका आंसर ये है, तो इसका मतलब 3 4/3 पाई ए क्यूब, सो दैट विल बी 3 से 3 कैंसिल, ये 4 पाई ए क्यूब आ गया। ओके, एक मिनट, यस, तो आंसर मेरा क्या है, 4 पाई ए क्यूब। नेक्स्ट,
नेक्स्ट भी और लास्ट भी है। इसने कहा है कि दो वेक्टर्स आपके पैरेलल है। देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए, तो वो पैरेलल ही होते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे कितना दे रखा है 4, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे कितना दिया है 6, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है ना। तो जब आप इस पूरे वेक्टर की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4i कैप, और यहाँ पे बनेगा 2j कैप, और ये बनेगा 6k कैप। तो यहाँ पे देख लो ये 4 है, ये 4 है, यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 है, यहाँ पे माइनस लैम्डा है तो माइनस लैम्डा की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू -2, तो आंसर क्या है -2। क्लियर। तो ये हमने आज के देखो सारे के सारे, बल्कि मैंने कुछ और यूनिवर्सिटीज के भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए थे एक दो के, तो हमने देखा कि हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, और जो मैंने ये नोट साइड में आपको लिखवाए हैं कि आप कैसे कर्वीलिनियर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, और ये जो थ्योरम्स है, बस ये याद करो, इससे ज्यादा की आपको जरूरत है ही नहीं। हम्म। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अभी कौन से मैथ करेंगे। आई होप आप लोगों को इससे काफी हेल्प हुई हो। तो आप देखना अभी जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस की, तो उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ज्यादा नियर है, और अब मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मैथ की हम वीडियो बना सके, ताकि आप लोगों को काफी हेल्प हो। ओके। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में आप लिख सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।